Good morning everyone. Today we will continue the revision section of your chapters in chemistry. That is chapter number 2 is matter surrounds us pure. Chapter number 3 atoms and molecules and chapter number 4 structure of an atom. इसमें बेटा आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा रिविजन सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं. That is the atoms and molecules. बेटा ये हमारा थर्ड चैप्टर है. इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक हम इसमें से सीखते हैं. और इवन बेटा मैंने आपको जो सिखा रखा है कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर आप लर्न करिए, वो इसी चैप्टर के लिए यूजफुल है. तो बेटा इस चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या कि बेटा हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है अगर हम उसको ध्यान से सोचें तो हमें एक चीज पता लगती है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो मैटर हैं. और मैटर में किस चीज का वो मैटर बना हुआ है, कैसा दिखता है वो मैटर, यानी सॉलिड लिक्विड गैस को हम कहते हैं, लेकिन वो किस चीज का बना हुआ है यानी उसकी हम उसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन. अगर कोई भी चीज है, चाहे ये एक चौक ही क्यों ना है मेरे हाथ में, अगर मैं इस चौक की बात कहती हूँ तो चौक अपने आप में एक मैटर है. मैटर का जो बना हुआ हिस्सा है, अगर आप मेरे हैंड्स को देखो या मेरे एक फिंगर्स को देखो तो इसमें वाइट पाउडरी सब्सटेंस लगा हुआ है विच इज ऑफ चौक. तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये कितना छोटा है, तो ये कोई भी चीज जिस चीज से बनी हुई है उसका जो स्मॉलेस्ट वन है उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर कंसीडर करेंगे, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हम कंसीडर करेंगे. तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे शुरू नहीं करते कि एटम क्या होते हैं या मॉलिक्यूल क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. तो जब हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं बेटा तो हम एक बात कंसीडर करते हैं बेटा कि सबसे पहले किसने सोचा, जो हमारे गुरु ग्रंथ थे या हमारे जो कन्नड़ ऋषि वगैरह मुनि वगैरह हुआ करते, वो प्रयोगशाला में यही तो काम किया करते. पहले के जो हमारे विद्यालय थोड़ी हुआ करते, स्कूल थोड़ी हुआ करते, उस टाइम पे क्या होता था, गुरुकुल हुआ करते, या वो जो ऋषि मुनि अपनी प्रयोगशाला मीन्स वो जो हवन कुंड बोलते थे जैसे दिखाते हैं पिक्चराइजेशन में, वो प्रयोगशाला ही तो होती थी उनकी भी, जिसमें वो कुछ भी तीर वगैरह बनाते थे लाइक दिस. बोलिए. तो उस टाइम पे भी जो हमारे जो सबसे छोटा चीज है वो क्या कहलाती थी, अणु या परमाणु के बारे में बताया गया. सबसे छोटी चीज, बहुत सारे लोगों ने यही सोचा कि बेटा कोई भी बड़ी चीज है वो सबसे छोटी चीज से मिलकर जरूर बनी है. कोई भी बड़ी चीज है वो सबसे छोटी चीज से मिलकर जरूर बनी होगी. तो इसी के आगे हमारे चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन. तो बेटा जो भी कोई भी चीज हमारी बनी हुई है कि वो एक लो, एक सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है. कोई भी चीज हमारे आसपास जो बनी है या टूटती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है. तो उसमें लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी. मान लीजिए मैंने आपको 1 ग्राम चीनी, जनरल बोल रही हूँ बेटा, मान लीजिए मैंने आपको 1 ग्राम चीनी दी. 1 ग्राम चीनी को मैंने आपको कहा 10 ग्राम पानी में घोल दो, तो आपको कितने ग्राम चीनी का पानी मिलेगा, 11 ग्राम.
चीनी अलग थी पहले, पानी अलग था ना। तो जो भी स्टार्टिंग में लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। क्या कहलाता है बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन करता, जिसमें चेंज होता है, जिसमें बदलाव होता है, वो क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बदल के किस में बदल जाता है, चेंज होने के बाद प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट। क्या होता है, जैसे चीनी अलग थी पहले, पानी अलग था, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना उसका, रिएक्शन होने के बाद चीनी का पानी मिला हमें, यानी चीनी और पानी आपस में मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। या मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कागज लिया, कागज को जला दिया, कागज और जो जलाने के लिए हमारा साधन था, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई जलता है, तो जलने के बाद क्या बना, राख। तो राख क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा प्रोडक्ट। यानी जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और रिएक्शन होने के बाद जो मिलता है हमें वो प्रोडक्ट कहलाता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले जो हमने मास लिया है, यानी mass of reactant is equal to mass of product। मतलब रिएक्शन के करने से पहले हमने जितना मास लिया है, जितना अमाउंट, मास हम जिसको हम तोल के बता सकते हैं, जितना हमने मास लिया है, प्रोडक्ट के बाद भी हमें उतना ही मास मिलता है। अब एक जनरल बात करते हैं, हमने एक लकड़ी ली, लकड़ी का मास ऑब्जर्व करके दिमाग में सोचना कि घरों में आजकल सर्दी के टाइम पर बेटा क्या कर रहे हैं, लकड़ियां जलाते हैं सेकने के लिए, बोलो। जो लकड़ी का जो भार है उसको सोच के देखो, और जो राख मिली है उसको सोच के देखो, क्या दोनों का मास एक जैसा है, बोलो। क्या लकड़ी का मास और राख का मास एक जैसा है? तो ये कैसे कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब चेंज होगा वो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये कैसे बेटा, क्यों, वो भी एक जैसा है। बेशक लकड़ी का वेट और राख का वेट एक जैसा नहीं है, लेकिन जब हमने लकड़ी को लिया और उसको जलाया, लकड़ी जलने के बाद क्या सिर्फ राख देती है? धुआं निकलता है, गैस निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, वो है या नहीं? तो कुछ अमाउंट जो होता है वो हमारा एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मास एक जैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना तो हम किसी चीज को बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये चौक है मेरे हाथ में, अब इस चौक को चाहे मैं इस फॉर्म में लूं या पाउडर्ड फॉर्म में लूं, इन दोनों का ही मास एक जैसा होगा। अगर कोई मास कम या ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वो चेंज के दौरान पर कम या ज्यादा हो गया है। बात समझ रहे हो? तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास neither created nor destroyed
but can be changed into one form to the another form. Is it clear to everyone? कि हम मास को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. Is it clear to everyone? Now the second law. Second law क्या कहता है? Law of constant composition. Second law है बेटा आपका law of definite proportion कह लो आप, या law of constant composition कह लो. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है बेटे, शुड वी स्टार्ट ना? दिस लॉ स्टेट्स दैट कि अब कोई भी चीज किसी से बनी है, मान लो मैंने कागज को जलाया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, या मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया तो पानी मिला, ठीक है? तो पानी चाहे मुझे किसी रिएक्शन से करवाना पड़े, चाहे पानी मुझे बारिश का मिला हो, चाहे पानी मुझे नदी में से मिला हो, पानी अगर वर्ड मैंने बोल दिया तो पानी हमेशा क्या फॉर्मूला लेके रखे हुए है? H2O. पानी हमेशा फॉर्मूले के अंदर आएगा H2O फॉर्मूले के, यानी उसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट है. पानी का फॉर्मूला H3O नहीं है, HO2 नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा CO2 होगा, कभी भी CO नहीं होगा. जो CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है. ये और ये सेम नहीं है. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के टाइम पे हमेशा कोई भी सब्सटेंस है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. बाय मास का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 60. ये आपको एक बार टेबल पे फिर से रिवाइज करवाऊंगी पर अगली बार. तो एक हाइड्रोजन का मास है 1, 2 का कितना होगा? 2. ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पे 60, यानी इसका रेशियो निकालो तो 1:8, यानी 1:8 की फॉर्म में पानी होता है बाय मास. पानी कभी भी H2O से अलग नहीं होगा. तो यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है और वो कोई सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट कंपोजिशन में ही होंगे. ये है. अब मैंने जैसे फॉर्मूला बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज हमेशा फॉर्मूला आता है C6H12O6. इसके अलावा ग्लूकोज का कोई और फॉर्मूला नहीं है. C6H12